गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 21 जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर 21 से स्टार्ट कर रहे हैं। मानव का अध्यावरणीय तंत्र, इंटेग्रेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मीन्स इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे त्वचा और इसके व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब त्वचा तो आप जानते ही हैं, लेकिन व्युत्पन्न का मतलब हो गए हमें कि जैसे बाल, नेल्स, ओके, टीथ, क्या है इसकी त्वचा की व्युत्पन्न। तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जैसे कहीं पर अपनी स्किन मोटी है, जैसे हथेली, बाल है, नाखून है, ये सारे क्या होते हैं, त्वचा के व्युत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे त्वचा की, उसके बाद करेंगे हम बात व्युत्पन्नों की। ग्रंथियाँ ये भी क्या होती हैं, त्वचा की व्युत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज स्किन। स्किन क्या होती है, शरीर के बाहरी आवरण को हम क्या कहते हैं, त्वचा कहते हैं। उसके बाद में हमें त्वचा के मुख्य स्तर, मतलब त्वचा में कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से दो स्तर होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्तर होता है अधिश्चर्म, ओके, जिसको कहते हैं एपिडर्मिस, और दूसरा होता है डर्मिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एपिडर्मिस क्या होती है। तो एपिडर्मिस में हम बात करेंगे यहाँ पे कि एपिडर्मिस की क्या होती है, मोटी परत होती है जिसमें 5 स्तर पाए जाते हैं। और ये जो स्तर होंगे वो अंदर से बाहर की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले अंदर वाला, फिर उसके बाहर, फिर उसके बाद, फिर सबसे बाहर। मतलब ये हुआ कि मैल्पीकी स्तर होगा वो सबसे अंदर का स्तर होगा, और किन स्तर जो होगा वो सबसे बाहर का स्तर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहला स्तर आता है यहाँ पे मैल्पीजी स्तर आता है। मैल्पीजी स्तर में क्या होता है कि सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे अंदर का स्तर होता है और ये जीवित होता है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं और इन कोशिकाओं का आकार कैसा होता है, स्तंभाकार होता है। साथ साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेटेपेक्स पैक्स क्या होते हैं। तो रेटेपैक्स का मीन्स होता है कि जो मैल्पीजी स्तर है नीचे वाला, वो सतत ना होकर जगह जगह पर क्या होता है, ऊपर की तरफ उभार बना देता है, इस तरह से ऊपर की तरफ। तो जो ऊपर की तरफ उभार बनाएगा ना, तो ये उभार, इन उभारों को हम क्या कहते हैं, रेटेपैक्स कहते हैं। तो लिखा ना, जगह जगह पर उभार पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रेटेपैक्स कहते हैं। तो किसमें, मैल्पीजी स्तर में होता है। इसके अलावा हमारी स्किन का जो कलर होता है, जो होता है मिलेनिन वर्ण के कारण होता है, पिगमेंट के कारण होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिलेनिन पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, वो कहाँ पर संग्रहित होता है। तो हम कह सकते हैं वो त्वचा के मैल्पीजी स्तर में होता है। तुमने यहाँ लिख दिया, त्वचा को रंग प्रदान करता है। रंग कौन प्रदान करता है, ये त्वचा को रंग प्रदान करता है मिलेनिन वर्ण, ठीक है ना। उसके बाद में आता है शूल स्तर। तो शूल स्तर क्या होती है, इसकी कोशिकाएं होती हैं वो बहुकोणीय होती हैं, ठीक है ना, बहुत सारे कोण होते हैं, और ये त्वचा क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। उसके बाद में अगर आप देखें कणी स्तर, तो कणी स्तर की क्या होती है, कणी स्तर की जो कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिका के द्रव में केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं। तभी नाम क्या रखना है इसका, कण स्तर, मतलब कण स्तर। मतलब ये कि इसके कोशिका द्रव के अंदर केरेटोहाइलिन नामक प्रोटीन के कण पाए जाते हैं, इस कारण से कहते हैं हम कण स्तर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है स्वच्छ स्तर। स्वच्छ स्तर का मतलब हो गया कि जो केरेटिन हाइलिन जो प्रोटीन होता है, जैसे ऊपर की तरफ पहुंचेगा तो इसका विघटन हो जाता है। विघटन होने से यहाँ पे क्या बनता है, एलिडीन बनता है। एलिडीन का निर्माण है इसके विघटन होने से होता है, जो इस स्तर में आके जमा हो जाता है, और ये त्वचा को जलरोधी, मतलब हमारी स्किन जो होती है वाटर रेजिस्टेंट होती है। मीन्स पानी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो ये कौन कौन देता है, एलिडीन देता है। उसके बाद में किन स्तर। तो किन स्तर का क्या होगा, सबसे बाहर की स्तर होती है, और इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे एलिडीन इसमें पहुँचेगा इस स्तर में, तो एलिडीन के सूखने से, कोशिका द्रव में जब एलिडीन सूख जाएगा तो ये कोशिकाएं होंगी वो मर जाती हैं, मृत हो जाती हैं, और यही एलिडीन केरेटिन प्रोटीन में बदल जाता है। तो आपने देखा कि जैसे यहाँ की त्वचा है वो यहाँ की त्वचा से कैसी होती है, काफ़ी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं केरेटिन की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है बजाय इसके।
और अगर हम देखें जो नेल्स होते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर अगर हम कहें तो कंप्लीट केराटिन प्रोटीन ही होता है, ठीक है ना, जिससे वो और ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये है यहाँ पे इसका एक टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिया। त्वचा तथा इसके व्युत्पन्न। तो त्वचा की परिभाषा दिख दी मैंने। त्वचा को कितने स्तर में बांटा है? 2 में। अधिचर्म हो गया और एक एपिडर्मिस एक डर्मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने बताया आपको कि अधिचर्म है उसमें 5 स्तर होते हैं, वो भी कहाँ से? अंदर से बाहर को। सबसे पहला मैल्पीकी अंदर वाला, फिर शूल स्तर उसके ऊपर वाला, उसके ऊपर कणी स्तर, उसके ऊपर स्वच्छ स्तर और सबसे बाहर किण स्तर दिखाई देता है। जो बाहर अपने को जो दिखाई देता है ना, वो कौन सा त्वचा का स्तर दिखाई देता है? किण स्तर। अब इसी के बाद में क्या आता है? एक नोट आता है। इसके बाद में है नोट श्रृंगी भवन। श्रृंगी भवन जिसको कहते हैं हम केराटिनाइजेशन। तो केराटिनाइजेशन या श्रृंगी भवन किसे कहते हैं? अधिचर्म की बाहरी सतह पर, अधिचर्म की बाहरी सतह पर केराटिन प्रोटीन का जमना, अधिचर्म की बाहरी सतह पर केराटिन प्रोटीन का जमाव होना श्रृंगी भवन कहलाता है। तो श्रृंगी भवन का मतलब क्या हुआ कि जैसे अपनी त्वचा की बाहरी स्तर पर अगर केराटिन प्रोटीन जम रहा है, इसी जमने को ही हम क्या कहते हैं? श्रृंगी भवन। तो ये इसी में एक नोट आता है जो इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लेंगे क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा ही इसमें संभावना रहती है, डिटेल वाला क्वेश्चन इसमें नहीं आता है। उसके बाद में आ जाइए नंबर बी। अधिचर्म तो हो गया, अब आ जाइए चर्म। चर्म, ठीक है ना। चर्म को हम बोलते हैं डर्मिस। तो देखिए ये भी चर्म भी जो होता है वो काफ़ी मोटा स्तर होता है, लेकिन इस स्तर में क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि रक्त केशिकाएं हैं, तंत्रिका केशिकाएं हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं और इसके अलावा कोलेजन तंतु भी इसमें होते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसमें सारी ये चीज़ें होती हैं जो एक त्वचा में होती हैं, जैसे पसीने की ग्रंथियाँ हो गई, है ना, अन्य ग्रंथियाँ जो होती, तेल ग्रंथियाँ होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं? इसी स्तर में पाई जाती है। तो कैसे देखेंगे? ये सबसे मोटा स्तर होता है। इसमें त्वचा के विभिन्न अवयव कारक जैसे त्वचा जैसे पसीने की ग्रंथि हो गई, रक्त केशिकाएँ हो गई, तंत्रिकाएँ हो गई, ठीक है ना, कोलेजन तंतु हो गए आदि। ये सारी चीज़ें इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये स्तर जो होता है त्वचा का कंप्लीट जीवित स्तर होता है, सजीव स्तर होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में आ जाइए हम बात करते हैं इसके अवयवों की। कौन कौन से त्वचा के अवयव होते हैं? तो इसमें सबसे पहला अवयव है यहाँ पे त्वचा के अवयव, या अपने कह सकते हैं व्युत्पन्न। त्वचा के व्युत्पन्न, त्वचा के व्युत्पन्न। और त्वचा के व्युत्पन्न में हम बात करेंगे सबसे पहले रोम तथा इसकी संरचना। रोम तथा इसकी संरचना, इसके रोम की क्या संरचना होती है, किस तरह की होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए एक रोम की जो संरचना होती है वो मैं चित्र के द्वारा ही इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे
ये तो हो गया अधिश्चर्म, बाहर वाला स्तर, यहाँ से लेके यहाँ, ठीक है। और ये हो गया चर्म, इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए, ये तो किसको शो करेगा, अधिश्चर्म, और ये किसको शो करेगा, चर्म। तो रोम की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, चर्म वाले भाग में। यहाँ पे क्या होता है, कब जैसी संरचना होती है इस तरह की, इसमें क्या होगा, ये रोम निकलता है, ठीक है ना, और ये इससे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, गैप नहीं होता, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसके दो भाग होते हैं अगर आप देखेंगे, एक तो होता है त्वचा के बाहर वाला और एक त्वचा के अंदर वाला। तो त्वचा के बाहर वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं हम कान या शाफ्ट। शाफ्ट बोलते हैं इसको, जो कि घूमता रहता है, ठीक है ना। और त्वचा के अंदर वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल, और हिंदी में इसको कहते हैं रोमकूटक। दो भाग हो गए, एक त्वचा से बाहर वाला जिसको कांड कहते हैं या शाफ्ट कहते हैं, और एक त्वचा के अंदर वाला एरिया हो गया उसको कहते हैं हेयर फॉलिकल, रोमकूटक। और ये हो गया रोम जड़, रूट हेयर। ठीक है ना, रूट हेयर। अब क्या होता है, इसे अगर हम देखें यहाँ पर, इसके यहाँ पर इस पूरे एरिया में जहाँ पे कब जैसी संरचना होती है, जहाँ से उत्पन्न होता है, उस एरिया में यहाँ पे मांसपेशियाँ होती हैं। कौन सी, इरेक्टर पिली पेशियाँ। कौन सी होती है, इरेक्टर पिली पेशियाँ होती हैं। ये जो पेशी होती है वो क्या करती है कि जैसे हमें डर लगता है, तनाव होता है, चिंता होती है, डर के, विशेष रूप से डर के समय कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि इसके नीचे की तरफ यहाँ पर इरेक्टर पिली पेशियाँ पाई जाती है, इरेक्टर पिली मसल्स पाई जाती है, जो क्या करती पूरे हेयर को खड़ा करने में या उसमें स्ट्रेंथ, ताकत आती है, वो सीधा हो जाता है, इसी मसल्स के कारण होता है। ठीक है ना। और अगर हम देखेंगे इस शाफ्ट जो होता है, त्वचा के बाहर जो निकला हुआ भाग होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए। सबसे बाहर वाला भाग जो होता है उसको कहते हैं क्यूटिकल। क्या कहते हैं इसको हम, क्यूटिकल, उप त्वचा कहते हैं। और उसके बाद में सेकेंड नंबर पे जो आता है इसके अंदर की तरफ है, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और सबसे अंदर वाला जो भाग होगा उसे कहेंगे मेडुला। तो हम कह सकते हैं शाफ्ट जो होता है उसमें 3 स्तर पाए जाते हैं, क्यूटिकल का, कॉर्टेक्स का और मेडुला का भाग पाया जाता है। तो इनके अलग अलग भाग होते हैं, इनका तो इसका इतना कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो कॉर्टेक्स भाग होता है, वल्कुट वाला भाग होता है, वल्कुट वाला, ठीक है ना। तो जो वल्कुट वाला भाग होगा इसमें रंगाकण पाए जाते हैं। रंगाकण का मतलब हो गया कि जैसे कहते हैं ना बाल काले होते हैं, तो बाल काले होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उनके जो बालों का जो रंग होता है वो रंग काला होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि सर इस भाग में जो बालों का रंग देने वाला है वो वर्णक पाया जाता है। उसके बाद में और तो इसमें कुछ इतना विशेष कुछ है नहीं, ठीक है ना।
एक चीज़ और है रोम पैपिला। रोम पैपिला का मतलब ये हो गया कि सब ये जो कप जैसी संरचना होती है ना, इसमें इसी भाग में यहाँ पर केशिका गुच्छ रक्त का सघन जाल पाया जाता है, ठीक है ना। और इस रक्त के सघन जाल को हम कहते हैं पैपिला, रोम पैपिला। पैपिला तो ये एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। रोम त्वचा के शरीर पर शरीर का जो है उसमें जो त्वचा है, उस शरीर की त्वचा पर पूरा शरीर है वो रोमों से ढका हुआ रहता है, ठीक है ना। एक रोम के दो भाग होते हैं, नंबर 1 शाफ्ट, नंबर 2 हेयर फॉलिकल। शाफ्ट है वो त्वचा से बाहर निकला हुआ भाग होता है, जिसमें भी 3 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहरी स्तर को क्यूटिकल, बीच वाले को कॉर्टेक्स और अंदर वाले को मेडुला कहते हैं। त्वचा के अंदर शाफ्ट के अंदर जो रंग होता है काला, वो कहाँ पाए जाते हैं? कॉर्टेक्स भाग में पाए जाते हैं, जिससे कि बाल काले दिखाई देते हैं। उसके बाद में हेयर फॉलिकल, रोम पुटक जो होता है वो कहाँ पर होता है? अपने देखेंगे कि जो अधिचर्म और चर्म के अंदर की तरफ धसा हुआ जो भाग होता है, उस भाग को हम कहते हैं क्या? रोम पुटक कहते हैं। और रोम पुटक का आधारी भाग है वो कहाँ से उत्पन्न होता है? चर्म वाले भाग से उत्पन्न होता है। और इसके आधारी वाले भाग को कहते हैं रूट हेयर कहते हैं। और ये रूट हेयर है वो इरेक्टर पिलाई मसल से क्या होता है? इरेक्टर पिलाई मसल से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। ये जो मांसपेशियां हैं क्या काम करती हैं? ये रोम को खड़ा करने में, जैसे कहते हैं ना विपरीत अचानक कोई आपत्ति आ जाए, या मान लो कोई कुत्ता भौंकने लग जाता तो बाल खड़े होते हैं, अचानक कोई चिंता हो जाती है तो बाल खड़े हो जाते हैं। तो बाल खड़े होने में भी क्या करता है? ये सहायता करता है। इसके अलावा ये जो पूरा भाग होता है नीचे वाला, ये रक्त केशिकाओं के सघन जाल से क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है, तो उसे कहते हैं रोम पैपिला कहते हैं। तो ये सामान्य सी संरचना हो गई। अब हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। तो ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती हैं, तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दूँगा कौन कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, ठीक है ना। और छोटा सा है 5 एक ग्रंथियाँ हैं जिनको मैं शॉर्टली करवा देता हूँ, और उसको करवा के फिर मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो मेन चैप्टर है कौन से? पाचन तंत्र, उसको मैं कल से स्टार्ट करूँगा, मतलब नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करूँगा, ठीक है।